इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा हेडेक क्रूड ऑयल ही है। क्रूड ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली, इसलिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स आर राइट ओनली 70%। यू ऑल नो एज अ ट्रेडर इतना बड़ा अगर लॉन्ग टर्म लेवल अगर टूटता है। आपने मुझे बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड में स्टैंड लिया, तो आपने इवन दिन भी बताया क्रूड जो है पक्का माइनस में जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा प्रिडिक्शन आपने दिया था और वाकई में माइनस में गया उसके बाद। 3-4 साल का उसमें वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए। सो हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद है मिस्टर भाविक जोशी। हाउ यू सर? फाइन फाइन। सो मिस्टर भाविक जोशी के बारे में आपको बताऊं तो भाविक जोशी सर जो है इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, स्टार्टअप इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। ही इज बीन इंटरप्रेटर आल्सो। तो भाविक सर जो है उन्होंने आई थिंक फाउंड सिल्कोर करके कंपनी है, उसका फाउंडेशन, ही इज अ फाउंडर ऑफ सिल्कोर एलएलपी। ओके, he is also a founder of, director of, Rising Omega, which is a hedge fund in Gibb City. He's also, I Square, the director of I Square company. So भाविक सर कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन फाइन। तो आज हम लोग ट्रेडिंग के बारे में ना, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है सर को ट्रेडिंग करने का, एंड ऑब्जर्वर ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट ऑल्सो। आज का जो प्रोफाइल है वो क्रूड ऑयल के बारे में है। तो क्रूड ऑयल एक्चुअली मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज क्यों मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में? सी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो नियरली 100 ट्रिलियन की है एंड क्रूड ऑयल मार्केट, जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल वो 2 ट्रिलियन का है। तो if we consider it as an independent country, तो it will be near 7-8 biggest country in the world, crude oil। और दूसरा क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम ये है कि क्रूड ऑयल इज नॉट अ डाइवर्सली फाउंड कमोडिटी, वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो करंट अकाउंट पे जो उसका इम्पैक्ट आता है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट। जो फॉरेन ट्रेड जो है वो नियरली 32 ट्रिलियन का है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 2 ट्रिलियन इज कंस्टिट्यूटेड जस्ट बाय क्रूड ऑयल, और बाकी सारी चीजें हर जगह पे होती है, थोड़ी बहुत कम बहुत हो सकती है, लेकिन क्रूड ऑयल का ऐसा है कि जहाँ पे है वहां पे बहुत है और नहीं है वहां पे बिल्कुल नहीं है। तो जो करंट अकाउंट पे जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जो करेंसी मूवमेंट पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि 2 ट्रिलियन तो एक्चुअल क्रूड ऑयल है। फिर उसके जो डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो डायरेक्टली एनर्जी से लिंक्ड, तो उसके जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो जो नॉक ऑन इफेक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है का। ओके, इसलिए क्रूड ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद क्रूड ऑयल एंड एनर्जी इज द कोर टू एवरीथिंग। ओके, और हमारी लाइफ जो डे टू डे लाइफ में जो हमारी खाने की थाली है उसके ऊपर भी क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट होता है, हर जगह। ठीक है। और हमारा इन्फ्लेशन है, हमारा स्टॉक मार्केट है, हमारी पॉलिटिकल जो ये चीज है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा, इवन वर्ल्ड की पॉलिटिकल चीज है उसके ऊपर ज्यादा क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट होता है। क्रूड ऑयल इज ऑलमोस्ट अ करेंसी। या ऑलमोस्ट। क्रूड ऑयल इज फंजिबल, तो कहीं पे भी कभी भी नियरली सेम रेट पे बेचा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड। तो crude oil is the most commodity, essential commodity, and the problem with crude oil is कि गोल्ड जो है वो स्टोर हो सकता है, हाँ, क्रूड ऑयल कैनॉट बी स्टोर्ड। मैक्सिमम 15-20 दिन का प्रोडक्शन जो कंजम्पशन है वही जनरली ऑन एन एवरेज स्टोर्ड होता है। वो भी अभी रिसेंटली 10-15 साल में इतना बड़ा हुआ है, पहले तो उतना भी नहीं था। 5-7 दिन का ही क्रूड ऑयल अगर आज हम बंद कर दें तो 5 दिन के अंदर अंदर एक बूंद भी नहीं रहेगा क्रूड ऑयल। ओ, क्रूड ऑयल इज कॉन्स्टेंटली उसको उतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए जितना कंजम्पशन हो रहा है। अच्छा, ओके। तो सर ये क्रूड ऑयल जो है क्यूरियोसिटी बढ़ रही है क्योंकि आप क्रूड ऑयल के बारे में जानते हैं, तो ये क्रूड ऑयल की कुछ अपनी हिस्ट्री रही होगी, तो अगर आपको उसकी टाइमलाइन के हिसाब से क्रूड ऑयल को देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? क्रूड ऑयल जो है वो नियरली जो इन लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1860, 70 और 80 के बाद जो है वो ज्यादा यूएस में उसका जो प्रोडक्शन होने लगा, और तब से इनिशियली क्रूड ऑयल जो है वो जनरली लाइटिंग के लिए यूज हो रहा था। लेकिन 2000 में जो हेनरी फोर्ड ने जो गाड़ियां, जो इंटरनल कंबशन, लोगों को पता नहीं होगा लेकिन इंटरनल कंबशन इंजिन्स बाद में आए, पहले ईवी आए।
सो Oh. ईवी एक 10 इयर्स, एक ऑलमोस्ट 10 इयर्स रहा, लेकिन ईवी तब सक्सेसफुल नहीं रहे, और फिर इंटरनल कंबशन आए, फिर क्रूड ऑयल का डिमांड बहुत रूप से निकल गया। लेकिन क्रूड ऑयल का रिवोल्यूशन जो आया दैट वाज इन 70s एक्चुअली। Okay. 1970s में बहुत बड़ा चेंज आया। लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे इमरजेंसी जो आया था उसका भी वन ऑफ द रीजंस वाज क्रूड ऑयल। कि जब 71 में ब्रेटन वुड्स डिसॉल्व किया गया, मतलब ब्रेटन वुड्स वाज द सिस्टम दैट वाज प्लेस्ड आफ्टर 1945, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके बेसिस पे सारे करेंसीज एक दूसरे से पैक्ड, और वो सारी करेंसीज जो पैक्ड थी यूएस डॉलर से पैक्ड थे और यूएस डॉलर गोल्ड से पैक्ड। लेकिन 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने उसको पास द बिल और उन्होंने वो पैक तोड़ दिया। क्योंकि जो गोल्ड है वो 71 में $50 से 78 79 आते आते $850 पहुंच गया। तो ऑपेक कंट्रीज ने ये बोला कि वी विल बी नाउ चार्जिंग द गोल्ड इन क्रूड ऑयल, ओके, क्रूड इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इतना डॉलर इतना गिर रहा है, तो वी विल नॉट बी सेलिंग इट इन डॉलर बट वी विल बी प्राइसिंग इट इन गोल्ड। तो उन्होंने एक ही टाइम में 60-70% रेट बढ़ा दी क्रूड ऑयल के, 70 to 73 में। तो ये 70 to 73 का जो पीरियड था उसके बाद का 3-4 साल का, इसमें वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए। जैसे कि चाइना में माओ मूवमेंट आया, हमारे यहाँ पे जो पूरा जो इतना जो हुआ था, इमरजेंसी हुआ वहां तक का, तो सारी जो कंट्रीज हैं इमर्जिंग कंट्रीज में थ्रू आउट कहीं पे भी हम देखें तो ये जो 70s का दौर है वो हर जगह पे वहां पे अनरेस्ट था, एंड द रीजन वाज क्रूड ऑयल। और जो गल्फ कंट्रीज है उनका वहां से शुरू हुआ, जो हम दुबई देखते हैं 70s से जो शुरू हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रिजोल्यूशन ऑफ ब्रेटन वुड्स हुआ उसके बाद। ओके। और इवन बीच में यूएस में जो फ्रैक्किंग रेवोल्यूशन आई, हाँ, उसके बारे में कुछ बता सको? हाँ, मतलब फ्रैकिंग वाज बीइंग ट्राइड फ्रॉम लॉन्ग सिंस, लेकिन 2006, 7, 8 में जो मैकलन करके एक थे, उन्होंने बहुत सारे ये लैंड लेना शुरू किया। वहां पे हम लैंड प्राइवेट ले सकते हैं और उसके ऊपर क्रूड ऑयल का कर सकते हैं। देन दैट फ्रैकिंग रिवोल्यूशन स्टार्टेड। तो जो 2008 में हम देखें तो क्रूड रीच 247, तब ऐसे बोला जाता था कि 300 जाएगा, 400 जाएगा, क्रूड कभी 147 भी नहीं पहुंचा। उसका मेजर रीजन है शेल रिवोल्यूशन। ओके। तो अब यूएसए इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, तो 6-7 से लेके अब 13 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच गए। तो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ शेल रिवोल्यूशन। तो अब ओपेक का जो ग्रिप था जो 70s में क्रिएट हुआ था, वो शेल ऑयल में रिलीज कर दिया बेसिकली। ओके। और अभी की क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली अभी 2023-24 में? तो 102.2 इज द कंजम्पशन, और इस साल का 101.5 इज द प्रोडक्शन। ओके। तो इसके चलते ये क्रूड ऑयल बढ़ा था। लेकिन ये साल में क्योंकि 2011-12 से शेल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, 2020 आते आते तो यूएस का 13 मिलियन बैरल तक टोटल 102 है। इसमें से ओपेक इज नियरली 13 मिलियन बैरल सिर्फ यूएस से प्रोड्यूस हो रहा। ओके। फिर पेंडेमिक आया तो 1-1.5 बिलियन कम हुआ एट दैट टाइम, और फिर क्योंकि पेंडेमिक में नेगेटिव रेट हो गए तो वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा यूएस में वो बंद हो गया फॉर दैट टाइमिंग। तो उसका जो प्रोडक्शन इंक्रीज जो हो रहा था जिस स्पीड से, वो पिछले 2-3 साल में नहीं हुआ। बट दिस इज द ईयर 2023 जहां पे नियरली 1.2 मिलियन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन आएगा 23-24 में। ओके। शेल ऑयल का, सो इट इज कमिंग बैक। और साथ में क्योंकि हम क्रूड ट्रेड करते हैं तो दुनिया में कहाँ कितना प्रोडक्शन है वो बाय हार्ट होना चाहिए इमीडिएटली, तो ही हम क्रूड का ट्रेड करना सोच सकते हैं। तो ब्राजील विल बी कमिंग अप विद 0.4 और गुआना विल बी कमिंग अप विद 0.3। लीबिया हमेशा से ओपेक में है, लेकिन उसको हमेशा फ्रीडम दी गई क्योंकि उसका 1.4 1.7 था गद्दाफी के टाइम पे, फिर गिर के 230-250 मतलब 0.2-0.3 हो गया था। इट इज ऑल्सो कमिंग अप। तो ओपेक ने इतना कट किया, 2.2 इज वॉलंटरी और बाकी 1-2 ऑलरेडी मिलियन बैरल रशिया के कम है। सो 4-5 मिलियन बैरल कम होने के बावजूद भी क्रूड इज इन एक्सेस सप्लाई। ओके। तो अगर यूएस में स्लो डाउन आता है और चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन परसिस्ट होता है तो क्रूड कैन फॉलो, इसलिए क्रूड स्ट्रॉन्ग नहीं है।
दैट वाज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड, क्योंकि ब्राजील और वन आ रहे हैं, ऑलरेडी शेल ऑयल का इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ओपेक कट कर रहा है और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। So, और फिर भी इफ देयर कम्स रिसेशन, तो ऑलरेडी 102 से इतना बढ़ेगा नहीं डिमांड उस पर। ओके ओके और अगर फ्यूचर देखा जाए, राइट, तो हम 2008 में ये डिस्कस करते थे कि पीक ऑयल, मतलब कंजम्पशन, डिमांड और सप्लाई, तो उसका जो जो सप्लाई है वो पीक कब हिट करेगा। हम स्कूल में पढ़ते थे, तब से सोशल स्टडीज में पढ़ाया जाता है कि क्रूड तो 25 साल में ही खत्म हो जाएगा, वो कभी हुआ नहीं क्योंकि रिजर्व मिलते ही जाते हैं। बट पीक ऑयल वाज द थियरी इन 2007-8, जब क्रूड 147 हो जाए, पीक ऑयल हो जाएगा, 25 में होगा, 35 में होगा, बट फिर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता है, वो जो टॉप बना के वो गिरता जाएगा हमेशा के लिए। 2013-14 शेल रिवोल्यूशन के चलते उल्टा होगा। ओके अब ये डिसाइड हो रहा है कि पीक डिमांड कब होगा, ओके क्योंकि अब इतने ईवी आ रहे हैं और प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब प्रोडक्शन पे इतना बड़ा नहीं कम हो रहा है, जितना वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पीक डिमांड कब होगा बिकॉज ऑफ ईवी। तो अगर हाइड्रोजन आ जाते हैं ईवी, तो पीक डिमांड 35 में होगा, 45 में होगा, 50 में होगा, तो वहां से फिर क्रूड का डिमांड बढ़ेगा नहीं, वर्ल्ड वाइड कम ही होता जाएगा। तो पीक ऑयल और पीक डिमांड एंड पीक सप्लाई, उसके बीच में ये कांस्टेंट फाइट रहती है जो डेकेड्स में चलती है, उसके हिसाब से क्रूड ऑयल प्लस माइनस होता है। ओके। तो अभी आपको सर लगता है कि जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज जो है डेवलप हो रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी कुछ कर रही है, एट द सेम टाइम हम लोग जो है बैटरीज के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, ईवी भी आ रहे हैं, सो डू यू थिंक दैट डिमांड के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म में जो जो बोलते हैं ना कि जीडीपी के साथ वर्ल्ड जीडीपी जैसे बढ़ती है, इसके हिसाब से क्रूड की डिमांड भी मान लो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती, नाउ दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। सी एक चीज हम देखें तो, चलो ईवी और हाइड्रोजन पे बाद में आते हैं। अगर हम देखें यूएसए, तो यूएसए का पीक ऑयल वो 15 साल पहले ही हो चुका है। ओके 15 साल में यूएसए में कोई क्रूड ऑयल का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। द रीजन इज कि कार्स ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। ओके पहले जो इतना सारा सीआरडी और इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग वगैरह नहीं था, एफिशिएंसी जो अभी हम यहाँ पे हम भारत 6 और भारत 7 की बात करते हैं, वो सारी चीजें पहले नहीं थी, अब एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ऑलरेडी उतने ही क्रूड से हम ज्यादा किलोमीटर चला पा रहे हैं, तो यूएसए जैसे में ऑलरेडी फ्लैट हो रहा है, ज्यादातर डिमांड इंडिया और चाइना और इमर्जिंग कंट्रीज से आ रहा है, मेजरली इंडिया चाइना से। ओके तो क्रूड एक तरह से देखा जाए तो हम इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा हेडेक क्रूड ऑयल ही है, और अगर हम क्रूड का सॉल्व कर सकते हैं और इंडिया का डिमांड नहीं आता है, तो क्रूड का बढ़ना रुक जाएगा। पर क्रूड का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रूड अगर 102 डिमांड है और उससे 60 मिलियन बैरल पर डिमांड हो गया, स्टिल वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट कि क्रूड गिर जाए। उसका रीजन ये है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जितना है उसको मेंटेन करने के लिए भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो वेल होता है उसका जो जो रिकवरी रेट है वो कम होता जाता है एवरी ईयर। ओके तो उसको सिर्फ चालू रखने के लिए भी इतना इन्वेस्टमेंट होता है। ओके तो अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गिरता जाए। ओके तो क्योंकि सप्लाई कम होगा, डिमांड भले 60 हो गया लेकिन सप्लाई भी 60 हो जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगा। ओके तो क्रूड ऑयल का रेट हम ये नहीं कह सकते कि वो फिर से 10-15 डॉलर है, क्योंकि बहुत वेरिएशन है। तो सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल $5 के आसपास उनको एक्सट्रैक्ट होता है, और ओके वही अगर हम डीप सी में चले जाएं तो 70-80 जाता है। ओके हम सैंड ऑयल में चले जाएं तो वो तो उससे भी ज्यादा जाता है, 100 जाता है। अगर हम शेल ऑयल लें तो $30-25-30 से लेके $70-80 तक होता है। तो जो हाई कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बंद होते जाए। ओके। तो ये मिथ था सब लोगों के दिमाग में कि अब फ्यूचर में जो ईवी आ रहा है तो क्रूड जो है अभी खत्म हो जाएगा, तो ये एक्चुअली मिथ नहीं है, सही बिकॉज इन्वेस्टमेंट ये है कि क्रूड खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, तो क्रूड के ऊपर कैप लग जाएगा। ओके ये नहीं है कि क्रूड ऑयल $300 चला जाए। अगर हम 147 देखें तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखें तो भी 225-250 हो जाना चाहिए। हम $225-250 हो गया तो इंडिया का क्या कंडीशन होगा। राइट हमारा $70 बिलियन का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, इट विल शूट टू स्ट्रेट अवे $200 बिलियन। तो हमारा करेंसी कहाँ रुकेगा हमें पता नहीं है। ओके तो ये जो अनसर्टेनिटी है, आउटसाइड चांस, जो हर एक चीज पे वो हमेशा लटकता रहता है। हम कितना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कितना भी सिप बोले, एटीएफ बोले, लेकिन क्रूड ऑयल अगर 225 चला गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। राइट तो ये जो आउटसाइड जो चांस है ये कम हो जाता है। ये अगर ईवी आता है, हाइड्रोजन आता है, क्योंकि जैसे ही 200 चला गया तो ईवी विल बी वायबल, लोग क्रूड ऑयल नहीं लेंगे एंड देन डिमांड विल कोलैप्स। लेकिन इतना गिर भी नहीं सकते,
राइट, लेकिन इतना गिर भी नहीं सकता क्रूड की प्राइस जो हम सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिर जाएगी, क्रैश हो जाएगी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको क्रूड चलाने के लिए। ऑयल का इनहेरेंट, देखिए क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं जनरली, हम ये बोले कि क्रूड ऑयल 50 हो गया, 40 हो गया, माइनस हो गया, लेकिन ये क्रूड ऑयल इज नॉट स्टॉक मार्केट। क्रूड ऑयल ओके, बहुत तरीके से हम उसको शेयर कर सकते हैं। पहला ये है कि क्रूड ऑयल जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टों में रहेगा, कौन से हम जो बात करते हैं वो इस महीने की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि ये महीने और अगले महीने के बीच में कभी कभी $20 का फर्क आ जाए। ओके, तो ये एक महीने का इतना शॉर्ट विजन होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत 15-20 दिन का ही क्रूड ऑयल इन्वेंटरी में रहता है। ओके, तो क्रूड ऑयल जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि हम सोचे तो कभी ऐसे हो सकता है कि 4-6 महीने के लिए क्रूड ऑयल बहुत कम हो जाए, ओके, कंसिस्टेंटली उसको नीचे नहीं रह सकता है, एक रेंज में रहेगा। इट विल ओके, नॉट, सो वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल की है, दैट विल गेट कर्व बिकॉज ऑफ EVs and hydrogen will have more impact on crude oil than EVs. ओके। और सर जो क्रूड के दो टाइप होते हैं वैसे, WTI और एक ब्रेंट, ठीक है ना, उसके बारे में भी लोगों को जो है ना ज्यादा जानकारी नहीं, तो वो क्या है एक्चुअली एग्जैक्टली? WTI is basically USS crude oil जो NYMEX से आता है, एंड हम यहाँ पे क्योंकि MCX में ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें डिलीवरी नहीं आता है, और गोल्ड का डिलीवरी लेना तो आसान है, लेके घर चले जाते हैं। क्रूड का डिलीवरी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली। तो जो WTI क्रूड है वो कुशिंग में मिलता है। जैसे ही वेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमें कुशिंग में उसका डिलीवरी मिलेगा, उसको वेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक महीने वेट चलता है, उसके पहले तक फ्यूचर होते हैं। तो जैसे ही हम, ऐसा नहीं है कि हम उसको लेके जा सकते, वो लेके गए तो फिर वो हमें वो डिलीवरी देंगे, ओके, राइट। तो डिलीवरी वो कुशिंग में मिलेगा। ओके, जबकि ब्रेंट जो है वो हमें नॉर्थ सी में मिलता है, उसका जो सी पे मिलता है उसका, तो ब्रेंट का डिलीवरी पॉइंट है और WTI का डिलीवरी पॉइंट है कुशिंग। ओके। तो सर आपने एक्चुअली कोविड के टाइम में बोला था कि क्रूड जो है पक्का माइनस में जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा प्रिडिक्शन आपने दिया था और वाकई में माइनस में गया उस टाइम पे। हाँ। तो ये प्रिडिक्शन के पीछे की कहानी क्या है, और जिस दिन माइनस हुआ था, ठीक है ना, और उसके बाद का रिज्यूम क्या है, पूरी की पूरी स्टोरी जाननी। क्रूड ऑयल जैसे मैंने बोला कि कुशिंग में हमें 20th को जनरली WTI एक्सपायर ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो 20th को वेट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, हमें तब से डिलीवरी मिलना शुरू होता है। अब क्रूड ऑयल अगर हम गोल्ड देखें तो हम लेके आ जाते हैं घर पे। क्रूड ऑयल हमें स्टोर करने के लिए वो हजार्डस केमिकल है, हजार्डस में जोन 0 जोन 1 में आता है, उसके बहुत प्रिस्क्राइब उसके स्टोरेज होते हैं, वहीं पे वो स्टोर हो सकता है। अगर हम डिलीवरी ले लें फिर भी हम टैंक में भी नहीं रख सकते उसको, उसी जगह पे उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्टिफाई नहीं हो तब तक वो स्टोर नहीं होता। ओके, हम हर बार क्रूड जब ट्रेड करते हैं तो हम क्रूड तो ट्रेड करते ही हैं, साथ में स्टोरेज भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर स्टोरेज का कॉस्ट कितना है, कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ब्रेंट जो है वो हमें सी माउथ पे मिलता है, वो पोर्ट पे मिलता है, तो वो हम शिपिंग इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट। बहुत बड़े बड़े मिलियंस ऑफ बैरल्स के शिप भी लगा के हम कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रूड को लैंड पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, और यूएसए में बिफोर शेल रेवोल्यूशन, क्योंकि सारी जो चीजें जो प्रोडक्शन होता था वो कोस्ट से, क्योंकि गल्फ से, सऊदी अरेबिया से या गल्फ से आता था, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में उसको पोर्ट पे लगाते थे, वहां से वो सेंट्रल यूएसए में उसको ट्रांसफर करते थे। और कुशिंग जो है वो सेंट्रल, यहाँ पे इंडिया के मध्य प्रदेश में है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेंटर में है जो यूएसए, वो लैंड लॉक्ड है बेसिकली। ओके, तो पूरा सिस्टम, पाइपलाइन, सारी चीजें ऐसी बनी हुई है कि वो कोस्ट से क्रूड ऑयल हमें कुशिंग में आता है जनरल, क्योंकि कुशिंग से तो कोई प्रोडक्शन था नहीं कि उसको बाहर ले जाना है। लेकिन क्योंकि पेंडेमिक आया उसके 4-5 साल पहले से ही शेल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, ओके, तो कुशिंग के आसपास ही बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो हम अगर पोर्ट, वहां से अगर हम पोर्ट पे लगाते हैं मैक्सिको में, तो हम उसको हम अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन कुशिंग से बाहर लेने का कोई प्रोविजन नहीं था। ओके, तो अब जब 20th को, जब आई थिंक इट वाज मार्च, 20th मार्च को 2020 को जब डिलीवरी आया, तो तभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। ओके, क्रूड हम सेव नहीं कर सकते, क्योंकि 10 मिलियन बैरल अगर हम 20 दिन 25 दिन निकाले तो 250 मिलियन बैरल हो गया। 10 मिलियन भी कम हुआ था 100 में से, उतनी जगह ही नहीं है कहीं पे, और कुशिंग में तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो 20th को जब उसको डिलीवरी लेना था सबको, तो उसके जो स्टोरेज के जो रेट्स थे वो ही इतने बढ़ गए थे, ओके, और वो कंपलसरी वहीं पे लेना पड़ा, बाहर ले ऐसे कैसे कोई कंडीशन ही नहीं था।
तो हम लेके फिर डालें कहाँ उसको, हम एनवायरमेंट के बाहर तो फेंक नहीं सकते। सो जितना क्रूड तो अगर माइनस करो तो भी वो कॉम्पेंसेट नहीं हो रहा था स्टोरेज से। राइट तो राइट। स्टोरेज के रेट बढ़ रहे थे तो क्लियर था कि 20 को डिलीवरी मिलेगी, ये जितने फ्यूचर खड़े हैं उनको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, फिर किसी भी रेट में हो तो डिलीवरी नहीं ले पाए, इसलिए वो नेगेटिव हो गया था। ब्रेड में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रेड का प्रॉब्लम तो कुछ नहीं करना है, टैंकर्स रेट पे ले लिया, टैंकर्स आर फार मोर चीपर, ओके। तो वहां पे टैंकर्स लगा दिए ब्रेड और उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो वो उस दिन या उस एक्सपायरी थी जो मार्च महीने की कोविड की 2020 में, जब पहली बार आई थिंक हमारी जनरेशन ने देखा था कि क्रूड माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था ये। तो आपके हिसाब से अपनी मेमोरी में कभी क्रूड इस तरीके से माइनस में गया है हिस्ट्री में? कभी नहीं तो ये किया, पहली एक्चुअली बार। एक्सचेंजेस रेडी नहीं थे, एक्सचेंजेस भी रेडी नहीं थे, ओके। नो एक्सचेंज वाज रेडी फॉर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। नाइमेक्स ने कुछ किया था, एमसीएक्स को तो पता ही नहीं था। तो आपने इवन दिन भी बताया क्योंकि वो जिस दिन जिस उसका दिन। सिंपल था, राइट, अच्छा। जिस दिन उसको, क्योंकि और ये बहुत फास्ट हुआ इसलिए प्रॉब्लम हुआ, लॉकडाउन इमीडिएटली शुरू हो गया, मार्च हाँ। शुरू होते होते एक कंट्री वाइज लॉकडाउन होता गया, तो डिमांड तो कम होता गया इमीडिएटली। क्रूड ऑयल जैसे ही आप लॉकडाउन डालो तो कोलैप्स हो जाएगा, और इतना क्रूड ऑयल किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना कभी स्टोर भी करना पड़ सकता। तो हाँ। सारे टैंकर सब कुछ सब भर गया था, वो सी में भी टैंकर्स के रेट बहुत ज्यादा थे, और लैंड लॉक पुशिंग में तो जगह ही नहीं थी, तो वो तो तारीख तय था कि 20th को ये होना ही है। ओके। वो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही ये सब हुआ था, 10-15 दिन में ही, अगर नेक्स्ट मंथ में नहीं हुआ फिर, क्योंकि तब तक यस। लोगों ने एडजस्ट नहीं किया, पता था कि डिलीवरी यहाँ पे जगह नहीं है, राइट। इमीडिएट हुआ 10 का, तो डेट भी मालूम था 20th को, जब वो कर रहा है एक्सपायर तभी हो गए। तो ब्रिलियंट कॉल था एक्चुअली। हम साथ में नहीं थे लेकिन मुझे पता है, लेकिन आपके जो जानकार लोग बता रहे थे कि आपने उस एक्सपायरी में जब $10-12 के आसपास है, पूरी दुनिया पागलों की तरह क्रूड बाय कर रही है, एंड उस मोमेंट पे बोलना कि ये क्रूड इसी एक्सपायर में माइनस में हो जाएगा, वाकई में इस तरह के कॉल लेना और इस तरह के कॉल में लाइक पब्लिकली बोलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मैं आपको बता दूं जो भी मेरे को ट्रेडर से साथ में कि भाविक भाई के साथ जो मुझे मिलना लाइक हुआ, उसके बाद आई थिंक हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, लेकिन मेरी जो ट्रेडिंग की एज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई आपसे मिलने के बाद। पहले मैं एक्चुअली जो ट्रेडिंग कर रहा था वो एक्चुअली टेक्निकल्स और कुछ थोड़े बहुत फंडामेंटल्स के बेसिक के ऊपर कर रहा था, बट व्हेन आई मेट यू आफ्टर, मैं मैक्रोस पूरी चीज़ों का जो पूरा बेस है बहुत आप अच्छी क्लैरिटी के साथ बताते हो, ठीक है ना, एंड देन हम अपने जो टेक्निकल्स और जो भी मान लो उसको मैच करते हैं, तो अच्छी एज मिलती है ट्रेडिंग के अंदर। सो अगेन थैंक यू अगेन कमिंग टू ओवर हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस स्टफ। अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं पॉडकास्ट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइक टॉपिक लग रहा है। तो एक और मुझे जानना था कि ये अभी जो 2020 में ये पूरा माइनस वाला हुआ, ठीक है ना, उसके बाद क्रूड जो है ऊपर चला स्टार्ट हुआ, तब भी आपने बताया था कि अभी यहाँ से जो क्रूड है वो $60-70 तक जा सकता है, एंड इवेंचुअली वो $120 तक गया। तो ये भी मान लो स्टोरी आपको जाननी थी कि उस टाइम पे आई थिंक अप्रैल 2020 में आपने क्या देखा उस टाइम पे, कि आपने बताया कि अब क्रूड जो है यहाँ से ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है। ऐसी एक चीज क्लियर है कि लॉकडाउन तो कोई एक साल से ज्यादा तो रुक नहीं सकता है, एक साल में बहुत हो डिमांड रिकवर होने से, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यूएसए का जो पूरा शेल रिवोल्यूशन हुआ था वो बोरोड मनी पे हुआ था, बहुत डेट था उनका, बहुत सारी कंपनीज में प्रॉब्लम था। तो जैसे ही जो पूरा जो मार्केट कोलैप्स हो गया तो बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने जो उनका जो पूरा जो जो डिविडेंड का स्ट्रक्चर था वो उन्होंने चेंज किया, मतलब डिविडेंड देने लगे, कैपेक्स कम कर दिया। तो शेल का जो प्रोडक्शन है इट वाज गिवन कि वो इतना बढ़ेगा नहीं। फिर बहुत सारे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ऐसा है वर्ल्ड वाइड कि जो 40, 50, 60 डॉलर तक ही वो किया जा सकता है, उससे कम अगर करें तो नहीं होता है, इट इज नॉट वायबल। तो ये इट वाज क्लियर कि अब जब डिमांड आएगा तो इतना प्रोडक्शन नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि उतना ये किल होना ही होना है। दूसरा ये है कि शेल ऑयल का बहुत सालों तक वो ओरिजिनलिटी नहीं आया, उसके अंदर जो ओरिजिनल जो जितना कैपेक्स जो आ रहा था उतना कैपेक्स नहीं आया। ये बहुत बड़े फैक्टर थे। सेकंड जो जनरली हम इग्नोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसए में एनवायरनमेंट इज अ पॉलिटिकल इश्यू, वो दे आर इट इज अ पार्टीशन इश्यू। रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, वो मार्केट खुद ब खुद संभाल लेगा, ईवी आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। डेमोक्रेट्स से कि भी जो जो
एनवायरमेंट है दैट वी हैव टू अमेंड, हमें क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ईवी वगैरह में सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा। तो हम्म जैसे रेजिम चेंज हुआ नवंबर दिसंबर आते आते, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प चले गए डेमोक्रेट्स के, right? तो जो बाइडन वगैरह जो ये पूरा डेमोक्रेट्स हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट क्रूड ऑयल। वो ऑक्शन बंद कराते हैं, वो नॉर्म्स ऐसे लाते हैं कि क्रूड ऑयल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, सारी चीजें, राइट। और ट्रम्प वाज टोटली ऑपोजिट। हम्म तो जैसे ही रेजिम चेंज हुआ, आप देखो टू 2020 से पहले आप इतना ईएसजी देखते थे। ये सारी चीजें जो ईएसजी की आई, दैट वाज बिकॉज ऑफ द रेजिम चेंज इन यूएस। हम्म हम लोगों ने कॉप 22 में हमने जब जो लास्ट हमने साइन किया, हमें यूएसए ने बोला हमने साइन किया कोपेनहेगन में, और वो लोग निकल गए ट्रम्प आने के नेक्स्ट ईयर, क्योंकि तब ओबामा थे, डेमोक्रेट थे। तो ये वहां पे एनवायरमेंट इज अ पार्टीशन इश्यू। तो जैसे ही बाइडन आए, वो फंड्स पूरे ड्राई अप हो गए, तो जो कैपेक्स बढ़ना था वो और कम हो गया। तभी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आया जब रशिया का ये वॉर हुआ, क्योंकि यूएसए में कोई शेल का डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अब फिर से उनको भी चेंज करना पड़ा कि भाई वो सारे रिलैक्स करने पड़े, नाउ शेल इज कमिंग बैक। अगर वो रशिया नहीं होता तो अभी भी शेल इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके। तो सर अभी मान लो फ्यूचर में अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपने बताया कि सप्लाई बढ़ रही है धीरे धीरे, शेल इज कमिंग बैक, और बस दूसरे भी मान लो काफी छोटे छोटे कंट्रीज है, वो भी मान लो क्रूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने 12 महीने में कि क्रूड की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ेगी नहीं, राइट। बहुत बाकी बढ़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी इज द कांस्टेंट बैरोमीटर जिसको देखना पड़ता है। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि क्रूड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज से प्रोड्यूस होता है, मिलियंस ऑफ बैरल्स, जो बहुत वॉलेटाइल है। जैसे लीबिया है, अभी लीबिया 1.4 कर रहा था, और गद्दाफी के जाने के बाद सिर्फ 300 हो गया। ओके तो बहुत हमारा 600-700 इंडिया। तो ओके इतना तो इंडिया जितना पूरा प्रोड्यूस करता है, उतने तो ये छोटे छोटे कंट्रीज का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही जियो पोलिटिकली एक्टिव जगहों पे है। तो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन भी, इट इज नॉट गिवन ऑलवेज, तो कांस्टेंट उसको देखना पड़ता है हाउ इट गोस। बट राइट नाउ इट इज लुकिंग, क्योंकि यूएसए में भी, यूएसए अभी जुबिलियंट है बिकॉज के अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। और कम इसलिए होंगे कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। ओके इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ मतलब क्रूड ऑयल विल बी, डिमांड विल नॉट राइज दैट मच। चाइना इज ऑलरेडी इन स्लो डाउन। ओके तो क्रूड ऑयल का डिमांड जो सिनेरियो वो इतना नहीं लग रहा है नेक्स्ट ईयर, और सप्लाई जो है वो बॉयर्ड लग रहा है। तो उस हिसाब से क्रूड ऑयल बहुत नहीं बढ़ेगा। और अगर ये लेवल्स तोड़ जाता है 70 का, 70 के 100 का, तो इट कैन गो अप टू 55 और सो। ओके ओके। और सर एक्चुअली एक बार लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि मोदी जी, जब ये वॉर हुआ रसिया और यूक्रेन के बीच में, तब डॉलर में लाइक ट्रेड होता था क्रूड मोस्टली पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आपने मुझे बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड में स्टैंड लिया और उसने क्रूड को रसिया से हमारा जो है रुपी में कन्वर्ट कर दिया। तो वो पूरी कहानी। See, Russia produces more than 9 million barrels of crude oil per year. ओके अब अगर रशिया उसका जो 2 और 3 मिलियन बैरल भी अगर कम होता, तो क्रूड 147 प्रीवियस हाई क्रॉस कर जाता। ओके तो किसी बड़े कंट्री को, इंडिया या चाइना को, ये स्टेप लेना था कि हम क्रूड ऑयल उनका लें। अगर हम यूएसए के कहने में आ जाते और हम अगर वो क्रूड ऑयल परचेज नहीं करते, तो क्रूड ऑयल, तो हम हर जगह पे पेपर में यही आता है कि क्रूड ऑयल हमने डिस्काउंट में लिया। वो डिस्काउंट इंपॉर्टेंट ही नहीं था, हमने पूरी दुनिया को डिस्काउंट करके दे दिया, क्योंकि क्रूड ऑयल इज लिमिटेड। वो 100 मिलियन है तो 100 मिलियन है, उसमें से अगर अब 2 मिलियन अगर इंडिया परचेज नहीं करता, तो ये क्रूड ऑयल 150 ऊपर चला जाता। तो ओके हमने किया, उसके बाद चाइना में किया, तो जो 2-3 मिलियन बैरल उसका जो प्रोडक्शन चालू रहा, बिकॉज ऑफ दैट इट वाज मैनेज्ड। ओवरऑल भी अगर हम देखें इंडिया की, अगर हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में और हर जगह पे क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करें, यूपीए गवर्नमेंट का जाने का बहुत बड़ा रीजन अगेन वाज क्रूड ऑयल। उन्होंने जो 1,60,000 करोड़ रुपीस, तब मतलब अब हमारी जीडीपी डबल है, मतलब हमारा 3,20,000 करोड़ रुपीस हो गया अभी के हिसाब से। उतना वो सिर्फ क्रूड ऑयल के जो डीजल और पेट्रोल के रेट में सब्सिडी देते। So that broke the bone, broke the back of the economy। और जो हमें जो इतना 2012-13 में जो इतना रुपया गिर गया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, all was because of oil subsidy। वो नहीं करते तो उनको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता। मोदी जी ने आके इमीडिएटली क्रूड ऑयल को मार्केट ड्रिवन कर दिया।
सो मार्केट, क्योंकि क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं करते, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको हम सब्सिडाइज कर पाए। तो सर आप बता रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लिया रसिया के क्रूड ऑयल को लेने का, जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, राइट, एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी का जो काम है वो क्रूड ऑयल का है। उन्होंने क्रूड ऑयल को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इसलिए बहुत सारी एडवर्स चीजें भी हुई, बट वी डिडंट फेस द प्रॉब्लम, राइट। यूपी अगर ये नहीं करती तो उनको हराना भी मुश्किल हो जाता 2014। One of the biggest reason UPA collapsed was because of the mishandling of the crude oil. तो क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल किसी भी कंट्री को चलाने के लिए क्रूड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरा सर मुझे ये भी जानना था कि आज नरेंद्र मोदी जी को पूरे वर्ल्ड का लीडिंग पॉलिटिशियंस की तरह से जाना जाता है, तो उसमें ये एक रीजन है बड़ा कि उसने पूरी दुनिया में अमेरिका के सामने जब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब स्टैंड लिया, सैंक्शंस को माना नहीं और रूपी में डील की, और उसके बाद सारी दूसरी कंट्री भी हमारे साथ जुड़ गई। वो इट इज नॉट अप्रिशिएटेड दैट वे, ओके, कि भाई क्रूड ऑयल उन्होंने कम कर दिया, बट बीइंग द पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट वी अंडरस्टैंड कि वो अगर 2 मिलियन बैरल हम नहीं परचेस करते तो क्रूड ऑयल कहाँ जाता है। इट ऑलरेडी रीच टू $130। ओके, सो इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो ब्रेक कर जाए 147। वी ऑल नो एज अ ट्रेडर कि इतना बड़ा अगर लॉन्ग टर्म लेवल अगर टूटता है तो फिर क्रूड ऑयल कहाँ जा सकता है, राइट। सो दैट वाज व्हाट वी एज अ ट्रेडर कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। वो ऐसे नहीं है कि वर्ल्ड में वो चर्चा होती है, ना हम इंडिया में भी वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पीपल को, लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है इस पर्टिकुलर मैटर पर 2 to 3 मिलियन बैरल इज अ ह्यूज डील फॉर क्रूड ऑयल मार्केट, राइट। तो सर हम जैसे जो ट्रेडर्स जो लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए अगर क्रूड ऑयल को ट्रेड करना हो या उसको वॉच करना हो तो कौन कौन से जो डेटा होते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा, जिसको हमको रोज जो है अपनी लाइफ में रीड करना चाहिए? पूरे वर्ल्ड का डिमांड और सप्लाई, और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कितना प्रोड्यूस करता है, वहाँ की स्टेबिलिटी क्या है, कौन सा कैसे टेक्निकल भी, कहाँ शेल किसको बोलते हैं, कितना होता है, डीप सी कितना होता है, नया प्रोडक्शन कहाँ से आने वाला है, और कंजम्पशन जो हमें इकोनॉमी से पता चलता है। बाकी नॉर्मल जो है मतलब टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई का हर एक मैट्रिक्स, और उसको कांस्टेंट लाइव ट्रैक करना चाहिए कि क्या फर्क आ रहा है। अच्छा सर, आपकी मेमोरी से अगर हम लोग देखें 2008, 9, 10 में जब आप बहुत ज्यादा क्रूड में एक्टिव थे, काम कर रहे थे, तो उस टाइम की अगर हम लोग चीजें याद करें तो हाँ, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे थे? देयर वाज यूफोरिया, राइट, इन क्रूड ऑयल 147 गया था तो, एंड इट वाज क्लियर कि सब ट्रैप हो चुके हैं। ओके, व्हेन इकोनॉमी कोलैप्सेस, बाकी कुछ हो ना हो, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए तो भी गिरे न गिरे इज नॉट सर्टेन, पर क्रूड ऑयल तो गिरता ही है, क्योंकि अगेन देयर इज नो प्लेस, राइट। सो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो आ रहा है और सप्लाई कम होता है तो उसमें 2, 4, 3 मिलियन बैरल का फर्क, मतलब $20-30 तो आप निकाल ही लो अच्छा, इमीडिएटली। और इतना अगर बड़ा रिसेशन आता है तो जैसे पेंडेमिक में आया तो क्रूड ऑयल विल नॉट स्टे एट एनी लेवल। वो हम 120 के ऊपर था एट दैट टाइम, itself we had predicted it that it will coming to $50, ओके, क्योंकि इतना बड़ा लीमन क्राइसिस आने के बाद। ओके। तो लेकिन मान लो $120 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, आपको फंडामेंटली मालूम है कि ये जो है घट सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मान लो प्राइस जो होती है, एक लाइक आखिर जो फेज होते हैं टॉप लगाने के, उसमें बहुत ज्यादा मान लो राइज करती है, तो आप कैसे मान लो फॉलो द बेसिक जो टेक्निकल होते हैं, स्टॉप लॉसेस होते हैं, टू एंट्री एग्जिट, डायरेक्शन अगर फाइनल हो जाए ट्रेडर के लिए, जो बायस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हमारा बायस क्लियर है तो ट्रेडिंग में हम बहुत पैसा कमा सकते हैं हमेशा, बट योर बायस शुड बी करेक्ट, दैट बायस इज ऑलवेज गवर्न बाय मैक्रो। बायस कभी टेक्निकल नहीं दे सकता है, ओके, अगर बायस फाइनल है फिर टेक्निकल हेल्प कर सकता है ऑलवेज। ओके, So technical gives discipline, but that bias of the production has to be through macroeconomic data. ओके। आप मानते हो सर कि कभी कभी जो मार्केट होती है, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से चलती है, उसके अपने अजम्पशन होते हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन जो आप मान लो स्टडी करते हो फंडामेंटल, राइट, तो आपको लगता है कि अब जो है वो यहाँ से जो है
कभी ना कभी चीजें पलटेगी। अब मार्केट जो है अपना एक assumption लेकर ऊपर चलती है, तो कभी कभी मार्केट में और रियलिटी के अंदर डिफरेंस होता है, और इस तरह की पोजिशनिंग मार्केट में बनती है, और फिर देन यू कैन टेक ए ट्रेड एंड अगेंस्ट द पब्लिक, यू नो। वो बहुत नॉर्मल है और वो होता ही है। इसलिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स आर राइट ओनली 70% ऑफ द टाइम। बेस्ट, वो तो मैं आपको मतलब ऑन एन एवरेज 55-60%, इफ यू आर एबल टू बी करेक्ट and you are able to manage your trade, then you will be hugely profitable. But इतना भी करना बहुत मुश्किल है, right? So you will always be wrong, right? And you will be wrong not because whatever you predicted was right, was wrong, right? Because market was thinking something else. Yes. पैसे इससे नहीं मिलते हैं कि क्या होने वाला है, वो आप पहले से आप जो सोचो वो हो रहा है कि नहीं, मार्केट क्या सोच रहा है वो आप सोच लो, तभी पैसे बनते हैं। Exactly. और कभी कभी मान लो ये कभी दुविधा आपकी लाइफ में आई एज ए बीइंग अ ट्रेडर कि आप कुछ और सोच रहे हो और मार्केट जो अपने मूड में है वो कुछ और ही सोच रहा है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर दैट, यू नो, क्लाइमैक्स टू हैपन, और फिर जो है अपने हिसाब से राइट, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, वो होता ही है, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, राइट, आप इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर लॉसेस। और इवन मैं एक्चुअली काफी लोगों जो हमारे कुछ मतलब मेंटर सिखाने वाले सब ऐसे ही मान लो बता देते कि जब मार्केट किसी चीज के ऊपर दाव लगाती तो मोस्टली वो दाव होता है वो सही होता है। तो जब मैं आपसे मिला था कि ना, तो ये मेरा एक मिथ था, वो एक्चुअली मैं हमेशा मानता था कि जो प्राइस बनता है, ठीक है ना, प्राइस मीन्स भगवान, भाव भगवान। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मार्केट कुछ मांग रहा है, मान रहा है मार्केट अभी कि अगले साल जो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो अभी मार्केट ऊपर जा रही, बट यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी वो भी चीज जो है मार्केट का असम्पशन भी रॉन्ग हो जाता है। बहुत, ये तो बहुत कॉमन है, राइट, कि देयर आर ट्रेंड ट्रेडर्स एंड देयर आर कॉन्ट्रा ट्रेडर्स। ओके, तो वो दोनों का अलग अलग मेथड होता है, थिंकिंग होता है, उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो यू हैव टू बी, अगर आप यू आर बेटिंग अगेंस्ट द मार्केट, then also there are checklists that you need to follow, and you are going with the market, there are checklists that you need to follow as a trader, right? So there is no black and white thing in this. दोनों सही है, दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन you need to understand कि हमें कौन सी चीज कब यूज करनी है।